नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। बिहार में जातीय जनगणना के बाद देश में नई सियासी बहस छिड़ गई है। कई विपक्षी दल दूसरे राज्यों में भी इसे करवाने की मांग कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने कह दिया है कि देश में गरीबी ही सबसे बड़ी जाति है। ज्यादातर पार्टियां अपने अपने सियासी नफा नुकसान और वोट बैंक के लिहाज से इस मुद्दे को कैश कराने में जुटे हैं। साफ है, आने वाले 2024 के चुनाव में जाति की लड़ाई सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, आप जान लीजिए कि 2024 के चुनाव से पहले एक तरफ जो रीजनल पार्टीज हैं, खासतौर पर उनका पूरा फोकस है ओबीसी कैटेगरी पर और रिजर्वेशन पर। अभी आपने देखा कि जब महिला आरक्षण बिल की बात हुई तो वहां पर भी रिजर्वेशन की बात की जाती है ओबीसी के लिए। अब जातीय जनगणना जो बिहार में सामने आई, फिर जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी और इस तरह की तमाम बातों से एक बात तो क्लियर है कि आने वाले दिनों में फिर से राजनीति का मतलब जाति और जाति का मतलब राजनीति होने वाला है। चर्चा के लिए फिलहाल आलोक वत्स हमारे साथ में, नेता बीजेपी, मोहम्मद आसिफ, नेता कांग्रेस, जल्दी हमारे साथ में होंगे। आलोक वत्स का पहले रुख कर लेती हूं। आलोक वत्स, अभी देखा बिहार में जाति जनगणना, राजस्थान में जाति जनगणना की बात की जा रही कि हम आएंगे तो जाति जनगणना कराएंगे। प्रियंका गांधी ने भी मन से ये बात बोली। मतलब क्लियर है कि इस बार की राजनीति जाति वाली। देखिए पूजा जी, ये दुर्भाग्य है देश का कि 21वीं सदी में हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण हो, आर्थिक रूप से ये बात गले उतरती है कि समाज के निम्न वर्ग को, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, चाहे किसी भी जाति का हो, उसको उठाने की अगर कवायद करती है कोई सरकार तो सराहनीय है। परंतु अभी जो कवायद हो रही है ये शुद्ध और शुद्ध राजनीतिक कारणों से हो रही है। आपने बिहार में जो जातिगत जनगणना देखा, एक तो वो जातिगत जनगणना सही और शुद्ध रूप से हुई नहीं है, क्योंकि उनके प्रवक्ता, जिनको ये आधिकारिक नहीं है, उन्होंने 23 आदमी का डेटा लीक कर दिया अभी कुछ दिन, 2-3 दिन पहले। इसका मतलब, और उसमें प्रवक्ताओं ने कहा कि एक व्यक्ति का नाम लेकर, उपेंद्र कुशवाहा जी का, कि उन्होंने जो एफिडेविट फाइल किया था चुनाव के वक्त, वो आधार से हमने ये बात बोली है। अरे चलो, एक आदमी की बात मान लिया, लेकिन जो और 22 आदमी का डेटा लीक किया वो तो गलत लीक किया। मैं खुद बिहार से आता हूँ, मेरे घर पर कोई जातिगत जनगणना करने नहीं आया और मेरा पूरा लिस्ट वहां मौजूद है, तो वो बिल्कुल फर्जी सर्वे है। लेकिन खैर, उसने जिस जातिगत बात की है, उनका चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में टक्कर लेने की और कोई क्षमता नहीं दिख रही है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो उन्होंने हिंदुओं के वोट को तोड़ने के लिए। नहीं, लेकिन वो तो कहते हैं ना कि ओबीसी की बात या फिर ये एससी एसटी की बात अकेले वो थोड़ी कर रहे हैं, आप भी तो करते हैं। वो कह रहे हैं कि जब आप पीएम मोदी को बताते हैं कि वो ओबीसी है तो वो भी तो जातिवाद है। देखिए, राजनीतिक फायदे के लिए हर आदमी कुछ न कुछ बोलता रहता है, और नरेंद्र मोदी है उस ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो कहीं कहीं पर उनको इस तरीके की बातें प्रदर्शित करना हमारी मजबूरी हो जाती है। लेकिन जहां तक बात है ओबीसी को मान्यता देने की, पिछले चुनाव में हमने 44% वोट लिया था उनका, तो इसका मतलब उनको हमने हर तरह से सेटिस्फाई किया है। आज देश में भारतीय जनता पार्टी के पास ओबीसी के सबसे ज्यादा विधायक और एमपी है, और वही हाल एससी और एसटी का भी है, सबसे ज्यादा विधायक और। देखिए, सवाल आलोक जी ये है कि आप लोग कह रहे हैं कि सनातनियों को बांटने की ये कोशिश है, हिंदुओं को बांटने की कोशिश है। वो कह रहे थे कि आप हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगते हैं। अब आप कह रहे हैं कि वो जाति के नाम पर वोट मांगते हैं। तो इससे तो क्लियर है ना कि हर किसी की अपनी अपनी पॉलिटिक्स है। रीजनल पार्टीज का जो आधार है वो जाति ही है और इसीलिए वो जातियों को भुनाने में लग गए हैं। मैं लेकिन ये पूछ रही हूँ कि ये कितना असरदायी रहने वाला है, क्योंकि जब आप बिहार की, यूपी की बात करते हैं, वहां पर क्या जातिवाद है, कितना जातिवाद है और राजनीति में जातिवाद कितना हावी है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। भले ही कोई पार्टी ये कहे कि नहीं नहीं, जातियों का कोई आधार नहीं है, जाति का मैटर नहीं है राजनीति के अंदर, लेकिन असलियत यह है कि टिकट बंटवारे के दौरान में भी इसी जाति को आधार माना जाता है। उसी बिहार पर कितने मंत्री इस जाति से होंगे, सब जातियों को कैसे खुश रखना है, वो पूरा कैलकुलेशन हर कोई बिठाता है। देखिए, बिहार और यूपी शुद्ध रूप से जाति से ग्रस्त है। पिछले 2-3 दशकों से, जब से कर्पूरी ठाकुर जी ने इस मुहिम को छेड़ा था, तब से वहां की राजनीति
वही प्रणेता है इसके, ये आप नोट कर लीजिए। ये जातिगत, बिहार के मामले को जातिगत बनाने वाले सर्वप्रथम अगर कोई आदमी है तो वो है श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर। और कर्पूरी ठाकुर के बाद आज तक बिहार जकड़ा ही चला गया जातिगत मामलों में। और आपने अभी थोड़ी देर पहले सही कहा कि वहां पर टिकट इत्यादि का वितरण शुद्ध रूप से जातिगत परसेंटेज को देखकर ही तय किया जाता है। और आज भी वही कवायद हो रही है इन दलों के द्वारा कि किसी तरीके से हिंदुत्व के वोट को में अगर कास्ट करनी है। अभी धर्मेंद्र प्रधान का एक बयान पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को वो चुनौती मानते हैं। तो ये मानकर चलें कि ये जो जातिगत आधार पर फिर से राजनीति को धार दी जा रही है, ये भी एक मैटर है, ये भी एक विषय है जो कि चुनौती का कारण बन रहा है। आपने किसका जिक्र किया था अभी? धर्मेंद्र प्रधान का मैंने जिक्र किया। हाँ, तो उन्होंने सही कहा है कि जातिगत मामले पर अगर चुनाव होते हैं तो चिंता का विषय तो है ही, लेकिन हम अपने कर्मों के बदौलत, अपने कार्यों के बदौलत। रत्नाकर जी भी जुड़ गए हमारे साथ में, रत्नाकर सिंह नेता कांग्रेस। आलोक जी मैं आपके पास आ रही हूँ। एक बात रत्नाकर जी जो मैं जानना चाह रही हूँ, अभी तक जब कांग्रेस की राजनीति की बात होती है तो मैं अपने बचपन से याद करती हूँ, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, टेक्नोलॉजी की बात की गई, लेकिन आज राजनीति जाति पर आकर क्यों टिक गई है? अशोक गहलोत, प्रियंका गांधी मंच से कहते हैं कि हम आएंगे तो जातिगत राजनीति कराएंगे। बिहार में जातिगत राजनीति होती है, वहां पर उसका पूरा समर्थन किया जाता है और कहा जाता है कि होनी चाहिए जातिगत जनगणना, जिसका आधार माना जा रहा है कि इसकी वजह है जातिगत राजनीति। तो ये पूरा का पूरा फोकस चेंज कैसे हो गया? देखिए पूजा जी, अगर पिछड़ी जातियों को, दलितों को, अनुसूचित जनजातियों को न्याय दिलाना अगर भारतीय जनता पार्टी को राजनीति लगती है तो ये राजनीति हम करेंगे कांग्रेस की। क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से बिहार का जो जातिगत सर्वे आया है, उस सर्वे में कम से कम 1000 से ज्यादा ऐसी जातियां हैं जिनको कोई फायदा, सरकारी फायदा नहीं मिलता है, जबकि वो जातियां पिछड़ी जातियां हैं, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां हैं। इस तरह की जातियां हैं जिनको ना रिजर्वेशन का फायदा मिलता है, ना सरकारी नीतियों का फायदा मिलता है, ना सरकारी अनुदान का फायदा मिलता है। तो कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय दिलाने के लिए अगर हम उसका पक्षधर हैं तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। आज जिन जातियों को न्याय मिल रहा है, जिनकी आबादी है, जो एक सिस्टम इन लोगों के लिए बनाया गया, वो चाहे SC, ST, OBC हो, आप वो कह रहे हैं कि वो सिस्टम फेलियर है और इसीलिए अब राजनीति में भागीदारी के जरिए इस सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा। मैं ये मानकर चलूं, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए पूजा जी, आज नीतियां बनती हैं, सरकारी नीतियां हो, केंद्र सरकार की हो, चाहे राज्य सरकार की हो, या फिर रिजर्वेशन का ही मैटर होता है, तो आखिर में जब तक हमको संख्या का पता नहीं रहेगा कि किस जाति की कितनी संख्या है, तो हम उनको उसका सही आकलन कैसे कर पाएंगे और कैसे उसको उनके हिसाब से नीतियां बना पाएंगे या अनुदान दे पाएंगे, कैसे कर पाएंगे ये सारी चीजें? तो ये बहुत आवश्यक है इस समय कि लोगों की संख्या के बारे में, जो पिछड़ी जातियां हैं उनकी संख्या के बारे में, अगली जातियों की संख्या के बारे में जानकारी सरकार को हासिल करना, क्योंकि उसके हिसाब से ही सामाजिक न्याय की व्यवस्था हो पाएगी। क्या होगा सिस्टम? अभी ये जातिगत आंकड़ा आ गया सामने, सरकार की योजनाएं तो अभी भी ऐसे ही हैं, SC, ST के लिए ये योजना, उनके लिए ये रियायत, OBC के लिए ये रियायत, ये तो अभी भी है। तो कौन से नए सिस्टम की बात आप कर रहे हैं? ऐसा क्या नया सिस्टम आएगा जिसमें उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे, जिसमें जिन योजनाओं की आप बात करें, मतलब योजनाओं के लिए वो कौन सा नया फॉर्मूला होगा? मैं वो जानना चाह रही हूँ ताकि जनता को पता लगे कि भाई आप ये कुछ नया लेकर आ रहे हैं। पूजा जी देखिए, 36% जो है अति पिछड़ी जातियां हैं, और मैंने आपको अभी बताया कि 1000 से ऐसी जातियां, ज्यादा जातियां हैं जिनको आरक्षण का ना लाभ मिल पा रहा है, ना सरकारी अनुदान का लाभ मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर उन जातियों की संख्या के बारे में, उन जातियों की जानकारी के बारे में सरकारी आंकड़े अगर मिलते हैं तो निश्चित रूप से जो वंचित रह गए हैं इस तरह के सरकारी लाभ, मतलब ये मानकर चलूं कि अभी जो SC, ST, OBC की कैटेगरी है उसको और एनहेंस किया जाएगा और अब इस आंकड़े के आधार पर कुछ को हटाया जाएगा, कुछ को बढ़ाया जाएगा, कुछ को लगाया जाएगा, ये फॉर्मूला रहने वाला है, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, ये फार्मूला रहने वाला, ये फार्मूला नहीं है। हम जो देखिए, नीति आयोग होती है, नीति आयोग जातियों के हिसाब से, संख्या के हिसाब से नीतियां बनाते हैं।
लेकिन जब जातियों की संख्या के बारे में ही नहीं पता रहेगा कि हमको ये सरकारी अनुदान कितना फंड उनको उन जातियों को देना है, रत्नाकर जी की इन बातों का जवाब दीजिएगा। आलोक जी ये कह रहे हैं कि साहब जब आंकड़े क्लियर होंगे, जब पता होगा कि भाई इस जाति का इतना वोट परसेंटेज है पॉपुलेशन में, उस हिसाब से उनको फायदा मिल पाएगा सरकारी योजनाओं का। ये पर्पस है 2024 का चुनाव या उसके तहत ये राजनीति नहीं कर रहे हैं, लोगों के हित की बात कर रहे हैं। रत्नाकर भाई की बात सुन के हंसी भी आती है, रोना भी आता है, क्योंकि इनके यहाँ शून्यता आ गई है। कैसे वोट हिंदुस्तान के लोगों का बटोरा जाए, तो उस लिहाज से ये सारी कवायद ये कर रहे हैं। आप एक चीज बताइए पूजा जी, आप तो उस समय पता नहीं आपकी पैदाइश भी हुई होगी या नहीं, 1971 में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, इंदिरा लाओ गरीबी हटाओ, और देश के लोगों ने भरोसा किया और प्रचंड बहुमत दिया। कहाँ गई गरीबी? हट गई गरीबी? 60 वर्ष के रेजिम में क्या किया आपने देश के लिए और गरीबों के लिए? गरीब तो बढ़ते ही चले गए। 3 करोड़ 82 अरब डॉलर के घोटाले के अलावा और तो कुछ किया नहीं आपने। आज आपके जितने प्रतिष्ठित नेता हैं पूजा जी, सब बेल पे है। नाम गिनाने की जरूरत नहीं है, किसी न किसी स्कैम में, किसी न किसी केस में वो। अरे जातिगत जनगणना के बारे में बात करिए, और जातिगत जनगणना पर आने का कोई आंसर नहीं है। एक मिनट और झूठा आरोप लगाने से कुछ होने वाला है नहीं। अच्छा एक मिनट, मैं आपको काटा नहीं था, मैं आपको सुना था आराम से। आप भी मुझे आराम से सुनिए, आजकल कांग्रेस के लोग सुनना नहीं पसंद करते हैं। तो अब ये जातिगत जनगणना पर जो लालू यादव और नीतीश की दिमाग की उपज है, उसको ये भी अपना रहे हैं कि चलो अब इसी बहाने कुछ सेंध मार लें। अरे ऑलरेडी साउथ में तो 70% के ऊपर है ये आपको रिजर्वेशन, और सब पर एक सवाल मेरा आप दोनों से रहेगा। एक कारण बता दे पूजा जी, एक कारण बता दे कि जातिगत जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए। बताइए आलोक जी, क्या परेशानी है जातिगत जनगणना से? परेशानी क्या ऑब्जेक्शन है? मुझे जातिगत जनगणना से कोई परेशानी नहीं। हम लोग जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है। अगर जातिगत जनगणना पर हमने भी दस्तखत नहीं किया होता तो बिहार में जातिगत जनगणना नहीं होती। आपको याद दिला दूं कि जिस समय ये जातिगत जनगणना की बात आई, उस समय हम उनके साथ सरकार में शामिल थे और हमारी सहमति थी। लेकिन हमारा ये कहना है कि इसको आर्थिक, बिहार में ऐसे ऐसे यादव है जो करोड़पति हैं, बिहार में ऐसे ऐसे कोयरी है जो करोड़पति हैं, बिहार में ऐसे ऐसे कुर्मी है जो करोड़पति हैं, तो क्या उनको आप ये? तो वो तो हर कास्ट में होता है। अब ऐसे तो नहीं कि शेड्यूल कास्ट में सारे गरीब होंगे। मेरा ये ऐसा तो कहना नहीं है कि जो और बाकी की जातियां हैं जिनको आप और ओबीसी कैटेगरी में रखते हैं, वो सब ये कैटेगरी तो हर जगह पर है। और जब आप मेरा ये आलोक जी को पता नहीं है कि आर्थिक के आधार पे भी सर्वे किया गया है जिसका आंकड़ा कुछ आता है। मनीष जी आप तो इस बात को एक सेकंड मनीष जी, लेकिन मैं एक बात आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि आप इकोनॉमिकल वे में भी ज्यादा जानकारी रखते हैं। जब आप ऐसी किसी भी योजना का लाभ लेते हैं तो वहां पर आपकी पहले इनकम आपसे पूछी जाती है कि फला जो योजना है इसके तहत में आपकी जो इनकम है वो इतनी होनी चाहिए। मान लीजिए कि कोई ओबीसी कैटेगरी से है तो ओबीसी कैटेगरी में एक निर्धारित सीमा है कि आपकी अगर इनकम इससे ज्यादा तो आप इसका लाभ नहीं ले सकते। मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यही होता है ना। तो आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, उसमें आपका आर्थिक आधार भी जांचा जाता है। लेकिन हाँ, हमारे सिस्टम के लूप होल्स के कारण में ऐसे लोग भी फायदा ले जाते हैं जिनके पास ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा होता है। ये लूप होल्स हैं। देखिए ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस लूप होल को प्लग नहीं करना चाहती, वो पब्लिक के सेंटिमेंट से खेलते रहना चाहती है। पूजा जी अब आप ये समझिए कि जातिगत जनगणना तो ये करना चाहते हैं, लेकिन उस जाति में कितने अमीर हैं और कितने गरीब हैं इस बात की गणना ये नहीं करना चाहते। और मैं सभी शामिल हैं इसमें, भाजपा भी दूर नहीं है। देखिए अभी आलोक जी भी कह रहे थे कि हम चाहते जाति जनगणना हो, यानी जाति जनगणना का ये विष कहीं इन्हें काट ना ले सांप, इसलिए ये भी चाहते, हम भी चाहते जाति जनगणना हो, कांग्रेस भी चाहती है, समाजवादी पार्टी भी चाहती, सब चाहते हैं। मनीष जी एक बात तो रीजनल पार्टीज का तो आधार ही जातियां है ना। आप लालू यादव को उठाकर देखिए तो उनका अपना समीकरण है, अखिलेश यादव की बात करते हैं तो उनका अपना समीकरण है, अपना जातीय समीकरण है। पूजा जी इसमें एक खास बात यह है, इनमें से कोई भी ये नहीं कहना चाहता, चलो मानो कोई भी जैसे मानो पिछड़े हैं
दलित हैं, महादलित हैं, इनमें से किसी एक परिवार को अगर आरक्षण मिल गया या जातिगत लाभ मिल गया तो उस परिवार में दूसरे को ना मिले, ऐसी व्यवस्था ये नहीं करना चाहते। लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था की तो धीरे धीरे करके उनका वोटों का जो आंकड़ा वो घट जाएगा। कितना इफेक्ट मान रहे हैं आप 2024 के रण में इस जातिगत आधार का, इस जाति का, जिसको कहा जा रहा है कि जाति हथियार बन रही है 2024 में, कितना असर इसका आप मान रहे हैं? क्या अपना आकलन है आपका 2024 के चुनाव को लेकर? निश्चित रूप से 2024 में जाति एक बड़ा जो हथियार रहेगी, और ये कहना मैं समझता हूँ उचित है कि बड़ा हथियार होगी, लेकिन पहले भी जाति के आधार पर हमेशा टिकट बांटते रहे हैं लोग। जाति के आधार पर पंचायत के टिकट, विधायक की टिकट जाति का पार्टी का अध्यक्ष बनता है। तो अगर हमने मुख्यमंत्री ठाकुर बना दिया, हमें ये जाट बनाना पड़ेगा, प्रदेश अध्यक्ष जाट बनाना पड़ेगा। असल में ये जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, असल में ये होता है कि जिसका जितना ज्यादा वोट परसेंटेज है उसको कैसे बैलेंस करना है। मैंने इस बात का जिक्र आलोक वत्स से भी किया था, वही बात कह रहे हैं कि ख्याल इस बात का हर रखता है, लेकिन आजकल विपक्षी पार्टियां मुखर होकर इसको अपने एजेंडा में शामिल कर चुकी हैं। क्या बहुत ज्यादा लाभ नजर आ रहा है क्या इस बार विपक्षी पार्टियों को इससे? कहीं ऐसे तो नहीं कि ये उनके लिए भ्रामक साबित होगा, क्योंकि ये तो राजनीति में हमेशा से रहा है। इसको इतना हाइप देकर फायदा होगा या नुकसान आप मान रहे हैं? लूडो के खेल में एक कहावत है कि पहली जीत मंगाए भीख। अगर आप शुरुआत में कोई माइलेज ले रहे हैं तो भाजपा तो राजनीति के खिलाड़ी है। जो खेल आप खेल रहे हैं भाजपा भी वही खेल खेलने लगेगी। आपने पूजा जी ध्यान दिया होगा, मोदी जी ने अगले ही दिन एक बयान दिया था जिसमें कहा था बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों का छीनना चाह रहे हैं। राहुल गांधी जो राजनीति कर रही है वो बहुसंख्यकवाद की राजनीति है, ये बात मोदी जी ने कही। स्पष्ट है जो खेल विपक्ष शुरू कर रहा है, भाजपा उस खेल में इनसे भी आगे चैंपियन बन के दिखाएगी। भाजपा को पहले ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी कहा जाता था, अब वो पिछड़ों की पार्टी है, तो सबसे ज्यादा ओबीसी भाजपा को वोट दे रहे हैं। जिस खेल अभी गिनवाया आलोक वत्स ने कि वो उनको वोट दे रहे हैं, अभी गिनवाया भी आलोक वत्स ने। लेकिन एक सवाल का जवाब मैं जो चाहूंगी रत्नाकर जी आपसे, आप इनको कहते थे कि हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम बीजेपी करती है, ये आज आप पर आरोप लगा रहे हैं कि जातियों में लड़वाने का काम आज आप कर रहे हैं। इस पर मैं जवाब आपसे लूंगी, लेकिन रत्नाकर जी जल्दी से 10 सेकंड में इसका जवाब मुझे दीजिएगा। पूजा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो राजनीति करती है वो अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक की करती है, और इनको डर है कि कहीं ना कहीं ओबीसी जातियों को जो फायदा मिलना चाहिए था, अगर वो पता चल गया कि उनको जैसे 1000 जातियों को अभी बिहार में फायदा नहीं मिल रहा है, अगर जातीय जनगणना होगी तो पता चल जाएगा कि भाई ये जातियां हैं, इनको फायदा नहीं मिल रहा था अभी तक भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, तो निश्चित रूप से इनका वोट बैंक जो है सरकने का काम करेगा, खिसकने का काम करेगा, इसलिए ये डरे हुए हैं। आज मैं पूछना चाहता हूँ आलोक जी जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, मेरे पास वक्त नहीं है, माफी चाहूंगी सर, जल्दी से आलोक जी इसका जवाब दीजिएगा। रत्नाकर भाई गलत आंकड़े दे रहे हैं। मुसलमानों के 3 तलाक का फैसला किसने किया? मेरे पास सर्वे का मुसलमानों रिपोर्ट भी को है। घर देने का मैं आ रही हूँ आपके तथ्यों के साथ, मैं वापस लौट रही हूँ। आलोक जी आपसे भी मेरे सवाल रहेंगे, रत्नाकर जी, मनीष जी, सबके साथ वापस लौट रहे हैं। और देखिए एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करें। तमाम मेहमान लगातार बने हुए हमारे साथ में, आलोक वत्स नेता बीजेपी, रत्नाकर सिंह नेता कांग्रेस, और मनीष गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में इस वक्त है। रत्नाकर जी आपसे मैं जवाब ले रही थी, जवाब वही कि आप लगाएं हिंदू मुसलमान में बांटने का आरोप, वो लगाएं जातियों में बांटने का आरोप, तो फिर फर्क क्या हुआ आप दोनों के अंदर? नहीं देखिए, वो तमाम आरोप हमारे ऊपर लगाते रहते हैं और लगा भी सकते हैं, इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें चिंता है जो है जनता की, और जनता को सामाजिक न्याय मिलना बहुत जरूरी है। अगर आंकड़े जानकारी मिलती है पिछड़ों की या अति पिछड़ों की जानकारी मिलती है, और उनके हिसाब से उनको सरकारी अनुदान, रिजर्वेशन, शिक्षा में जो है सहभागिता, ये सारी सुविधाएं अगर उनको मिलती है तो हम निश्चित रूप से कटिबद्ध हैं इस चीज को लेकर के। राहुल गांधी जी ने भी कहा कि जातीय आरक्षण तो मनीष जी ने कहा कि तो फिर क्राइटेरिया तो फिर उनका जो आर्थिक आधार है वो होना चाहिए, या फिर अगर एक कोई भी जाति हो, अगर एक बार वो एस्टैब्लिश हो चुका है कोई परिवार, तो उसको बार बार फिर किस बात का आरक्षण? इस पर पार्टियां बात क्यों नहीं करती हैं? अपने लिहाज से राजनीति को लेकर जाति जाति क्यों पुकारने लगती हैं? मनीष जी को शायद ये जानकारी नहीं है कि आर्थिक आधार पे भी जो है ये सर्वे हुआ है और उसके आंकड़े भी आएंगे, निश्चित रूप से वो अगली रणनीति का हिस्सा होगा। पहले जाति के आंकड़े क्यों आए? पहले तो गरीबी के आंकड़े आने चाहिए थे। अगर आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो समाज में तो गरीबी मिटाने की बात करते थे ना आप। मैंने वही सवाल आपसे पूछा कि एजेंडा कैसे बदल गया आपका? बात पूरी कर लूं। पूजा जी ये कह रहे रणनीति का हिस्सा, आप समझ रहे हैं जाति के खेल को? अरे भाई साहब मेरी बातों को तो रखने दीजिए। सामाजिक न्याय मैं आपके एक बार सुन लीजिए, एक बार उनकी बात सुन लीजिए मनीष जी, सुन लेते हैं। मेरी बात अभी आधी अधूरी जानकारी लेकर बात करते हैं।
मनीष जी एक बार सुन लेते हैं रत्नाकर जी की बात को। बोलिए रत्नाकर जी। पूजा जी देखिए, मैं यही कह रहा था कि आर्थिक आधार पे भी ये सर्वे हुआ है, और उन सर्वे के आधार पे आगे की, अभी देखिए ये जातीय जनगणना नहीं है, मैं ये बता रहा हूं आपको, ये जातीय जनगणना केंद्र सरकार का अधिकार है और केंद्र सरकार इसको करती है। ये सर्वे है, महज सर्वे है। ये सर्वे के अनुसार ये पाया गया कि भाई इतनी जातियां हैं बिहार राज्य में, और इतनी जातियों को, कुछ जातियां ऐसी हैं जिनको उनको फायदा नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी ये मांग है केंद्र सरकार से कि केंद्र सरकार जो है जातीय जनगणना करे, और जब जातीय जनगणना हो जाएगी तो जो वंचित रह गए हैं अपने अधिकारों से उनको इसका फायदा मिलेगा, और निश्चित रूप से आर्थिक आधार पे जो सर्वे आएगा उस पे आगे ये तय किया जाएगा कि कौन सी ऐसी जातियां हैं, पिछड़ी जातियां या अनुसूचित जातियां हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम है, तो उसके आधार पे भी आगे जो है रणनीति तय की जाएगी। तो इसमें इतनी जल्दीबाजी क्यों भाई? अभी तो जो न्याय नहीं मिल रहा था पिछड़ी जातियों को या अति पिछड़ी जातियों को, तो ये पहले बताना चाहिए था ना कि न्याय इन जातियों को, इस जाति में इतने % लोगों को न्याय नहीं मिला। फिर अगर सर्वे होना था तो सर्वे का आधार तो मनीष जी ये होना चाहिए था ना कि साहब ये देखिए ये करंट सिनेरियो है, हमारे इतने लोग हैं जो अभी तक बहुत अति पिछड़े हैं, इतनी जाति के, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, ये सही तरीका था क्या? या फिर आप मान रहे कि शुद्ध रूप से राजनीतिक मकसद है? पूजा जी विशुद्ध रूप से राजनीतिक मकसद है। मानो पिछड़े हैं, मानो अनुसूचित जाति हैं, मानो अनुसूचित जनजाति हैं, इनको रिजर्वेशन का लाभ तो मिल रहा है। उसमें सच्चाई ये है कि उसमें जो क्रीमी लेयर है, उस जाति की क्रीमी लेयर है, वो बेनिफिट खाए जा रहे हैं। मानो अनुसूचित जातियों में सबसे ज्यादा लाभ मिला जाटवों को, अब जाटवों को लाभ मिल रहा है और मानो मुसहर को लाभ नहीं मिल रहा। तो भाई इसके लिए तो आपको ये करना ही पड़ेगा कि जिनको लाभ मिल गया उनको आगे लाभ ना मिले, क्योंकि वो पिछड़े नहीं रहे, वो कमजोर नहीं रहे, उन पर उन जाति पर जो अन्याय हुआ, तो अन्याय का प्रतिकार कर दिया सरकार ने। उसी परिवार में ना मिले, उसके दूसरे परिवार को मिले, पर नहीं। ऐसा करने से लोग धीरे धीरे इस कैटेगरी से बाहर आते जाएंगे, वो जनरल हो जाएंगे, तो आपको परेशानी होगी, आपको वोट नहीं मिलेंगे। दरअसल मुद्दा विहीन विपक्ष अब जाति पर आकर देश के विकास में अड़ंगा लगाने का प्रयास कर रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया 60% से अधिक रिजर्वेशन नहीं होगा, तो आप जातियों की जनगणना की बात कर रहे हैं। उसमें अरे देश के प्रधानमंत्री जब खुले मंच पे जाकर के और खुद को ओबीसी बताने का काम करते हैं, वोट मांगने का काम करते हैं, तो जाति के आधार पे फायदा लेने का काम कौन कर रहा है? ये बताइए जरा, ये बताइए जरा। जाति के आधार पे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं ओबीसी वर्ग से आता हूँ, तो वो जाति के नाम पे खुद से वोट मांगने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी है जो चित भी मेरी पट भी मेरी। अरे परिवारवादी पार्टी हो ना, जब आपको राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो आदिवासी कहती है और वोट मांगने का काम कर रही है। आलोक जी एक सवाल ये भी आता है कि बात हो रही है यहाँ पर कि जातिगत राजनीति, आप जातिगत, ये कह रहे हैं कि आप भी तो जातिगत राजनीति ही करते हैं, आप कैसे अलग है जातिगत राजनीति में? जरा फर्क तो बताइए। देखिए, ये राजनीति करते हैं वोट बैंक के लिए, हम राजनीति करते हैं लोगों को उठाने के लिए, उनके स्तर को उठाने के लिए। जितने भी कल्याणकारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, अंतिम पायदान के व्यक्ति तक वो सारी मूलभूत सुविधाएं 100% पहुंचाई जा रही है। चाहे वो न जाति देखती है न धर्म देखती है, कोई भेदभाव नहीं करती। इनका मकसद सिर्फ वोट बैंक बटोरने का है। 60 वर्षों के शासन में गरीबी कहां ले गए? क्यों नहीं हटा दिया गरीबी? उसके नाम पर वोट मांगे थे इन्होंने। हमने तो लोगों का स्तर बढ़ाया है। आप देखिए, समाज में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व में हमने खड़ी कर दी है भारत को। क्या ऐसे ही खड़ा हो गया बगैर कुछ किए हुए? इसकी जड़ें मजबूत की है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है। एक रिपोर्ट ये भी आती है कि कोरोना के बाद जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है। फिर जिस सामाजिक न्याय की बात आप लोग करते हैं, जिस दूरी को आप लोग काटने की बात करते हैं, अमीरी गरीबी के फासले को जो कम करने की बात करते हैं, दूर करने की बात करते हैं, फिर वो कहाँ है? अगर आप एक रिपोर्ट देते तो उसके अलावा दूसरी रिपोर्ट ये भी कहती है कि फासले और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, समाज के हर स्तर के व्यक्ति को ऊपर उठने का मौका है, और अगर यहाँ पर व्यापारिक उस तरीके का व्यापार का माहौल बना है
जहां स्टार्टअप्स में करोड़ों लोगों ने अपने छोटी छोटी रोजगार शुरू किए, तो बड़े लोगों को उसका बड़ा लाभ मिला है। उनकी थोड़ी ज्यादा पदोन्नति, उनकी ज्यादा उन्नति हुई है। मैं आप दोनों से एक बात समझना चाह रही हूँ, आलोक जी आपसे भी और रत्नाकर जी आपसे भी। इस तरीके से भागता है, देश के नेता हैं, जो नेता आपके हैं वो भी देश के नेता हैं, और जो इनके नेता हैं वो भी देश के नेता हैं। फिर देश के नेता ये ब्राह्मण, ये राजपूत, ये ठाकुर, ये यादव, ये मल्ला, ये खटीक, इस तरीके से क्यों चुनते हैं? उनको आप उनको आम जन के तौर पर देखने के बजाय राजनीतिक रूप से क्यों देखते हैं, जाति के रूप से क्यों देखते हैं? देश के नेता के लिए तो पूरी जनता समान है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, या इस तरीके से क्यों बांट कर देखा जाता है? मैं ये आप दोनों से समझना चाह रही हूँ। जरा आलोक जी पहले आप इस बात का जवाब दीजिए कि मैं ओबीसी, कि मैं ब्राह्मण, कि मैं ठाकुर, कि मैं राजपूत, कि मैं शेड्यूल कास्ट से, कि मैं शेड्यूल ट्राइब से, क्यों? देश के नेता के लिए तो देश की सारी जनता एक लाइन में एक समान होनी चाहिए, जिसको कम मिला उसको ज्यादा देने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो बराबरी का अधिकार उसको मिले। देखिए पूजा, आपने बहुत शुद्ध बात की है, होना यही चाहिए बिल्कुल, लेकिन बरसों से ये नहीं हो रहा है, और इसकी शुरुआत कांग्रेस ने ही की थी। 60 वर्ष तक वही रहे सत्ता में, उन्होंने पूरे देश को जातिगत पर ला के रख दिया, और आज ये मजबूरी बन गई है सारे पार्टियों की कि वो इस लाइन को टो करें। किसी को हिम्मत नहीं है कि वो इस लाइन को बगैर टो किए रत्नाकर जी जवाब दीजिए। राजनीतिक नुकसान से बचने के लिए सब एक ही ढर्रे की राजनीति कर रहे हैं। देखिए आपने जो प्रश्न पूछा कि क्यों जातिगत राजनीति होती है, मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के भी कहता हूँ क्यों धर्म की राजनीति होती है। निश्चित रूप से आज अगर मैंने धर्म का भी जिक्र किया, मैंने धर्म का भी जिक्र किया है। जी अच्छा किया आपने, और इसका जवाब आलोक जी दे नहीं पाए क्योंकि इनकी राजनीति का बेस ही धर्म आधारित राजनीति है। अगर ये अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक, ये हिंदू बनाम मुसलमान नहीं करेंगे तो इनको वोट कौन देने वाला है? आज अगर पूछ लीजिए इनसे कि आप किस आधार पे वोट मांगते हैं तो ये कहेंगे तो आप भी तो ठाकुर, राजपूत, ब्राह्मण बनाम ओबीसी और एससी एसटी करने लगे हैं। चाहे राम तो रत्नाकर जी यही तो मैं फर्क समझना चाह रही हूँ ना कि अगर ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं तो आप भी तो ठाकुर, राजपूत, ब्राह्मण बनाम ओबीसी एससी एसटी कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। कांग्रेस पार्टी ने सभी जातियों, सभी धर्मों को बराबर का सम्मान दिया, सभी को साथ लेकर चलने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने कभी देश को बांटने का काम नहीं किया है। देश को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आज ये बताइए, धार्मिक आधार पे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे ही ये चुनाव लड़ते हैं, चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे 370 का मामला हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो। अरे आपने महंगाई कितना कम किया, वो मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं क्या? आप रोजगार कितना दिए हैं, उन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं लड़ रहे हैं। बिल्कुल जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन मुद्दों का तो इनके मैनिफेस्टो में गायब है सारी चीजें, और ये अल्टीमेटली आकर के हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, तो ये सारी चीजें, गाय, गोबर, गोमूत्र, इन्हीं सब चीजों पे ये बात करते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज दर्शाता है कि भारतीय, लेकिन मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ, राजनीति करती है। पर मैं एक बात आपसे पूछना चाह रही हूँ रत्नाकर जी, आपने कहा कि राम मंदिर और ये सब, मुझे लगता है कि ये तो देश के सेंटिमेंट के विषय हैं और उनको भुनाने में बीजेपी ने कामयाबी हासिल की। आप इनको विषय नहीं मानते क्या देश की राजनीति के लिए, देश के मन के लिए? हमारे लिए उससे भी महत्वपूर्ण, मैं ये मानता हूँ। नहीं, जो महत्वपूर्ण है मैं उस पर नहीं जा रही। मैं ये पूछ रही हूँ, ये आपके लिए विषय है कि नहीं है? ये विषय है, लेकिन उस विषय से भी महत्वपूर्ण विषय है जनता का हित, जनता का कल्याण, जनता का लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो, जनता की इनकम बढ़े, जनता को महंगाई से निजात मिले, जनता को रोजगार मिले। ये महत्वपूर्ण विषय है कांग्रेस। तो ये जातिगत सर्वे जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, उससे ये सब हो पाएगा जिसका जिक्र आप कर रहे हैं? बिल्कुल होगा। मैंने किस तरह से, मैं फिर से वो फॉर्मूला आपसे जानना चाह रही हूँ कि वो क्या तरीका होगा, जरा मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि भाई हमारे ये चुनाव से पहले सर्वे का मकसद ये है और राजस्थान में हम इसके ऐलान की बात क्यों कर रहे हैं? पूजा जी, मैंने शुरुआती स्टेटमेंट में ही अपना कहा कि ये सर्वे में ये साफ उभर कर आया है कि बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनको संख्या अगर नहीं जानकारी होने के कारण उनको सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनको जितना अनुदान मिलना चाहिए वो अनुदान नहीं मिल पा रहा है। तो ये तो सिस्टम का लूपहोल हुआ ना। सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, अगर ये जातीय जनगणना होती है और वो जातियां जो वंचित रह गई हैं इन सब सुविधाओं से,
तो उनको भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मतलब भाई? अब जातियों को आप पता लग गया कि समर्थन साहब करिए ना। मेरा इतना आप परसेंटेज लोकसभा में है, विरोध करते हैं, ये satisfactory है क्या राज्यसभा में जवाब विरोध मनीष जी? करते हैं। अरे तो कैसे? आप क्यों विरोध करते हैं? अगर लोगों का कैसे? भला होता है, अरे कैसे कल्याण लाभ होता है, मिलेगा? तो मुझे क्यों बताओ, विरोध तरीका करते तो हैं? बताओ, तरीका तो बताओ कैसे लाभ मिलेगा? ये कह रहे हैं कि उनको अपना, अब उनको अपनी हिस्सेदारी पता है, उनकी हिस्सेदारी यानी इतनी है जिसकी तो अपना हक हिस्सेदारी, मांगेंगे। पूजा जी, हाँ। पूजा जी, अगर किसी की हिस्सेदारी 3% है और 4 हो गई तो क्या उसका हिस्सा कैसे बढ़ जाएगा? आपकी इसे तो सरकारी सरकार नौकरी को बढ़ तय जाएगी करना क्या है ना? उससे? किस तरह नहीं। की आप विकास की बातें राजनीति कर रहे करेंगे? हैं आप? नहीं। सरकार तय सांसद बन करेगी, जाएगा, नीति उसमें नहीं आयोग मिलेगा। तय करेगा। अब मैं दूसरी नीति बात आयोग बताऊं, में अगर किसी जनसंख्या का, के अगर हिसाब किसी से का रत्नाकर जी विकास सुन है। लीजिए, और उसका आप अगर 4 हिस्सेदारी की उसका बात करें तो हिस्सा उनका ये घटा क्वेश्चन तो दीजिएगा बड़ा वैलिड है ना, कि मान लीजिए आप मल्ला की बात कर रहे हैं, आज 3% है, कल 4% हुए, 5% हुए, तो क्या आरक्षण का उतना ही आप उसमें या उनके फायदे को उतना ही बढ़ाते रहेंगे? मान लीजिए सरकारी योजना में अभी पूरा 36% है, उसमें सारी जातियां हैं, कल को ये बढ़ने लगेंगी तो क्या फिर आप उनका जो परसेंटेज है वो इंक्रीज कर देंगे? थोड़ा सा इसको थोड़ा क्लियर कीजिए ना, इसी पर सवाल वो पूछ रहे हैं आपसे, पर जरा उनकी बात पूरी हो जाए फिर आप इस पर जवाब दीजिएगा। हाँ मनीष जी। बड़ी मजे की बात यह है, इस तरह की जनगणना से क्या रिजल्ट निकलेगा? सब लोगों को ये लगेगा, मैसेज जाएगा जातिगत मीटिंगों में कि अपनी अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, देश का विकास जाए बाहर में, पहले जाति का विकास कर लो। अगर हमारी 5% है, हम 4.5 रह गए तो हमारे विकास, हमारी ये लाभ को ना ये नेता छीन लेंगे। इसलिए अपनी जाति कम नहीं होने देनी, अपनी जाति बढ़ा के रखने देनी। अरे बजाय जाति जनगणना के आपने ये भी किया होता कि कितने विदेशी लोग भारत में घुसा, इन्फिल्ट्रेशन हो गई, उनके कागज मांग लेते ना, वो लोग अगर यहाँ के जो संसाधन खाए जा रहे हैं अगर वो निकल जाते, अगर वो पकड़े जाते तो आंटी जाति को लाभ मिल जाता। नहीं, इससे देश का भला हो जाएगा, अगर भला हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लाभ ले जाएगी, आपको नुकसान हो जाएगा। फिर कहां से जातिगत लाभ के वोटों के लिए राजनीतिक दल इस तरह के प्रोपेगेंडे को उठा रहे हैं? बड़ी हैरानी की बात है। कांग्रेस के नेताओं से मेरा ये निवेदन है, भाई विकास की भी तो बात कर लो, और ये भी तो बात कर लो कि कैसे देश के संसाधन सुरक्षित हो। आपने जाति की जनगणना कराई, साथ के साथ उनसे कागज मांग लेते जिनके पास कागज नहीं है। जल्दी से सर 10 सेकंड है मेरे पास, आप मुस्कुराते हुए कोई जवाब देना चाह रहे हैं इसलिए मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से रत्नाकर पूजा जी। जी, आपने आपके प्रश्न पे पहले आता हूं, और इनकी बातें तो मुझे बहुत सार्थक लगी नहीं, ये कुछ भी बोल रहे थे। मैं आपकी बात का जवाब देता हूं कि देखिए, आप बोल रहे हैं कि कल को रिजर्वेशन, कल को बढ़ जाएंगी, संख्या बढ़ जाएगी, तो क्या आप उसको आरक्षण देंगे उतने संख्या में? देखिए, आज की परिस्थिति के बारे में बात करते हैं हम। 1931 के बाद इस देश में जातीय जनगणना 2011 में हुई थी, जिसका आंकड़ा त्रुटियों की वजह से जारी नहीं हो पाया था। ये कांग्रेस पार्टी की, देखिए मेरे पास वक्त कम है, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बहुत ही कम शब्दों में आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि इसका पर्पस यही है ना कि समानता हो, बिल्कुल यही पर्पस है ना, तो समानता लाने के लिए तो फिर उनको आर्थिक तौर पर आरक्षण होना चाहिए ना, फिर तो जातियां खत्म हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि देश का विकास और ज्यादा होगा, क्योंकि इसी जाति के नाम पर तो राजनीति होती है, और जब जाति के नाम पर राजनीति होती है तो उसका खामियाजा ज्यादा भुगतना पड़ता है देश को। इस पर बात करनी चाहिए ना, अगर आप बड़े विजन में की बात कर रहे हैं, होना चाहिए, लार्जर पर्सपेक्टिव की बात करें, तो क्या मैंने गलत बात कही? जल्दी से हाँ या ना, मेरे पास क्योंकि वक्त नहीं है सर। पूजा जी देखिए, आर्थिक तौर पे अगर जनगणना की बात आती तो सर लार्जर पर्सपेक्टिव में ये फॉर्मूला ज्यादा सटीक है कि नहीं? जल्दी से मैं इस पर जाना चाह रही हूँ, हाँ या ना? मेरे पास वक्त नहीं है सर, माफी चाहूंगी प्लीज इसके लिए, हाँ या ना? पूजा जी देखिए, आपने कहा कि आर्थिक तौर पे आरक्षण होना चाहिए, ये बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है डिस्कशन का, और बहुत लंबा सर आप जो उद्देश्य बता रहे हैं उसका उद्देश्य भी वही है, लेकिन क्योंकि सूट करता है पॉलिटिकल पार्टीज को, मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर पार्टीज की बात कर रही हूँ, क्योंकि सूट करती है जातियां, सूट करता है धर्म, तो अपने अपने हिसाब से जिसको जैसे सूट कर रहा है वो पॉलिटिक्स कर रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। ये मेरी जनता से अपील है कि जाति से ऊपर उठकर अगर आप भी समानता के बारे में सोचेंगे तो आपका राजनीतिक तौर पर लाभ कोई नहीं उठा पाएगा।